Hello everyone, how are you? I hope you are all very well. तो जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हम लोग पॉलिटी अभी कवर कर रहे हैं और उम्मीद है आप लोगों ने सारे लेक्चर ले लिए होंगे। एक बार बताओ, क्या आप लोग शुरुआत से लेक्चर ले रहे हैं? सारे लोग अगर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करना। बाकी जो लोग अभी जुड़े हैं इसी वीडियो के थ्रू, जो नए हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो है हिंदी की प्लेलिस्ट है, इसको चेक कर लेना। इसमें ये वाली यूथ कंपटीशन की हिंदी पूरी है, और पूरी नहीं है मतलब अभी चल रही है इसमें। और ये यूपीएसआई की जो पॉलिटी है जो अभी चल रही है, ये जो क्लास है इसकी प्लेलिस्ट है, तो दोनों चेकआउट कर लेना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर पीडीएफ चाहिए तुम्हें तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, ये के वी पाठशाला, या फिर लिंक मिल जाएगा तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में। कहाँ मिलेगा? नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। ठीक है, तो या तो वहाँ से ज्वाइन कर लो या फिर इस क्यूआर को स्कैन कर लो, कैसे भी कर लो, तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो कल के क्वेश्चन स्टार्ट करें फिर। कल जो क्लास हुई थी उसके 5 क्वेश्चन रिवीजन के, 5 क्वेश्चन बताइए, स्टार्ट करें। और मैं हमेशा कहता हूँ इन 5 में से आपका स्कोर मिनिमम 4 तो होना चाहिए। अगर आपका स्कोर 4 भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने पीछे वाली क्लास अच्छे से रिवाइज नहीं करी है। उसको रिवाइज अच्छे से करना है, और कभी भी 4 से तो कम लाना ही नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कब पहली बार राष्ट्रपति ने डावरी डावरी नहीं डावरी डावरी निषेध विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई थी? तो 1961 में बुलाई थी ये डावरी निषेध विधेयक पर संयुक्त बैठक। 1978 में दूसरी बार बुलाई गई थी, 2002 में तीसरी बार। तो अब तक कुल 3 संयुक्त बैठक हो चुकी हैं। कितनी? 3 संयुक्त बैठक हो चुकी हैं। संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है? 108 के तहत। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। इसी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता अध्यक्षता वही करेगा जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो इतनी सारी चीजें ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। धन विधेयक को लोकसभा में किसके द्वारा पेश किया जाता है? सबसे पहले धन विधेयक किस आर्टिकल में? 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। क्या है? धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में। 109 में है कि जो धन विधेयक है वो राज्यसभा में पेश नहीं होगा, केवल लोकसभा में ही पेश होगा। और 109 में लिखा है कि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन रख सकती है। कितने दिन? 14 दिन रख सकती है। तो ये बात ध्यान में आई कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन? 14 दिन ही रख सकती है। 14 दिन तक अगर उसने वापस नहीं किया तो धन विधेयक को पारित मान लिया जाएगा स्वतः ही। तो इसके धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को बहुत कम शक्तियां प्राप्त हैं। तो वही पूछ रहा है ये कि जो धन विधेयक है वो लोकसभा में किसके द्वारा पेश किया जाता है? बताओ, वित्त मंत्री के द्वारा, वित्त सचिव के द्वारा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो आप सभी जानते हैं वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, ना कि वित्त सचिव के द्वारा। धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला तीसरा प्रश्न कह रहा है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक निर्धारण करने का अधिकार, अरे ये तो मैंने बता दिया। कह रहा है लोकसभा सदस्य के पास है, राज्यसभा के सभापति के पास है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के पास है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के पास है।
कह रहा है निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत 60 दिन से अधिक अनुमति के बिना अनुपस्थित रहने पर सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो किस आर्टिकल के तहत अगर कोई व्यक्ति सांसद 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहता है बिना किसी परमिशन के, तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 101 की क्लॉज 4। लास्ट क्वेश्चन रिवीजन का, कह रहा है संसद के अधिवेशन के दौरान कितने दिन पहले या बाद में सिविल मामले में सांसद यानी कि संसद के जो सदस्य हैं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो 60 दिन पहले या बाद में, 30, 40 या फिर 100। ऑप्शन सी करेक्ट है, 40 दिन पहले। कल बताया था नहीं बताया था? ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो आपके कितने सही हैं 5 में से। 4, 3, 2, 1 या 0। ठीक है, चलो। हाँ, तो ये रिवीजन के 5 क्वेश्चन वो टाइप हो रखे हैं, ये हैंड रिटन है। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। चलो आ जाओ, आप अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल जहाँ से छोड़ा था उससे आगे से है ये। ठीक है, कल हमने यही वाला पॉइंट पढ़ा था लास्ट में, 40 दिन वाला, कि 40 दिन पहले उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और अगर कोई भी सांसद एमपी अगर इसको किसी कोर्ट में साक्षी के रूप में पेश करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो अनुमति लेनी पड़ेगी लोकसभा के अध्यक्ष की या राज्यसभा के अध्यक्ष की, सभापति की। ठीक है, राज्यसभा का सभापति और लोकसभा अध्यक्ष, इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तब किसी भी सांसद को साक्षी के रूप में साक्षी के रूप में क्या किया जाएगा? उसको ले जाया जाएगा। ठीक है, आगे देखो, सदन के परिसर में किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष या सभापति की आज्ञा के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उक्त शक्तियां 194 आर्टिकल के अनुसार राज्य विधानमंडल के सदनों को भी प्राप्त हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। इसमें भी मेंबर बैठे हैं, इसमें भी मेंबर बैठे हैं। तो इनमें जो मेंबर बैठे हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यही बात कही गई है आर्टिकल 194 में, कि ये तो आपने केंद्र के लिए बता दिया कि केंद्र के लिए लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऐसे ही 194 में जो बात कही है वो कही है राज्यों के लिए, यानी कि राज्यों में भी तो होता है, क्या होता है? एक तो विधानसभा होती है राज्यों में लोकसभा की तरह विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद, तो विधानसभा और विधान परिषद, इनमें जो मेंबर होते हैं उनको भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 194। और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 194, यानी कि ऊपर वाली जो शक्ति है। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखना। नेक्स्ट, संसद की विधायी प्रक्रिया। विधायी का मतलब समझते हो? विधायी का मतलब होता है कानून बनाना। तो कानूनी प्रक्रिया क्या है संसद की? कैसे कानून बनता है, कैसे विधेयक बनता है, कैसे एक्ट बनता है, अधिनियम, तो वो सब चीजें इसमें देखेंगे। कह रहे कानून के निर्माण में संसद के तीनों अंग, संसद के 3 अंग कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। 3 अंग हैं संसद के। संसद इन्हीं से तो मिलकर बनी होती है, लोकसभा से, राज्यसभा से और आपका प्रेसिडेंट से। लोकसभा में बिल पारित होगा, फिर राज्यसभा में होगा, फिर साइन होने के लिए जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के लिए, वो साइन कर देता है। कह रहा है जब कोई कानून का प्रारूप संसद में पेश किया जाता है तो उसे विधेयक कहते हैं। मैंने तुम्हें बताया था, अगर कोई भी चीज़, अगर संशोधन कुछ भी करना है तो उसको पहले पेपर पे लिखना पड़ता है। अब वो लिख लिया आपने तो मान लो 3-4 पेपर भर दिए पेज, तो वही जो कॉपी आपके हाथ में है 3-4 पेजों वाली, उसी को नाम दिया गया विधेयक।
उसी को क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं, जब वो संसद में पेश होगा तब। जब इसी पर राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो यह अधिनियम बन जाता है। समझो इस पॉइंट को। जैसे ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, और ये कोई व्यक्ति है, इसने क्या काम करा, कुछ लिख लिया इन कागजों पर, ऐसे करके मान लो 4-5 पेज भर दिए, इनको इसने इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके पेश कर दिया लोकसभा में, तो इसी का नाम हो गया बिल। हिंदी में कहते हैं विधेयक। ठीक है। अब जब ये विधेयक लोकसभा के बाद जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी, इधर लोकसभा ने भी दे दी। अब जाएगा ये तीसरे व्यक्ति के पास, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति इसी विधेयक को, ये जो बिल आया था, इसी विधेयक को अच्छे से पढ़ेगा, पढ़ने के बाद में इसी पे कर देगा साइन, और जैसे ही राष्ट्रपति ने साइन किए तो ये जो विधेयक था अब ये बन जाएगा अधिनियम। क्या बन जाएगा, अधिनियम। यानी कि अब ये नियम बन गया, कायदा कानून बन गया, ये नियम बन गया, इसलिए अधिनियम बन गया। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति के साइन हो गए अब। तो वो जो विधेयक था किस में बदल गया, अब अधिनियम में बदल गया। इसी को कहते हैं एक्ट इंग्लिश में। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले बिल पेश होता है, बिल। बिल पर जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तब बनता है एक्ट। यानी कि विधेयक जो होता है, विधेयक अगर इसी पे राष्ट्रपति के साइन कर दिए जाए तो यही बन जाएगा क्या, अधिनियम। क्या बन जाएगा, अधिनियम। तो यही वाली बात वो कह रहा है, बात समझ गए, यह अधिनियम बन जाता है। विधेयकों को पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पर उन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी कि अब विधेयक कौन पेश कर सकता है, जो संसद में है। संसद में कितने हैं, लोकसभा में तो 543 मेंबर हैं अभी, राज्यसभा में 245 है, तो इनमें से कोई भी पेश कर सकता है। तो कह रहा है कि इन्हीं लोगों के आधार पे जो विधेयक है उसको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो होता है सरकारी विधेयक और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक और एक कौन सा, गैर सरकारी विधेयक। दोनों समझो ध्यान से। देखो, सरकारी विधेयक होता है जो विधेयक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। यानी कि लोकसभा में जो सांसद होते हैं, सांसद के 15% कैबिनेट मंत्री होते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था 15% मतलब लगभग 80 के करीब। जैसे कोई स्वास्थ्य मंत्री हो गया, कोई पर्यावरण मंत्री हो गया, कोई विदेश मंत्री हो गया, ये मंत्री। तो जो मंत्री होते हैं अगर वो पेश करते हैं विधेयक को तो माना जाएगा वो सरकारी विधेयक है। अगर कोई संसद का सदस्य पेश करता है, वो मंत्री नहीं है लेकिन संसद का सदस्य है, तो उसको गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। बात आई समझ में, नहीं आई। जैसे अभी लोकसभा में 543 मेंबर है, इसमें से 80 लोगों को तो चुना गया है मंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, मंत्री चुना गया, इसको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक है, उनकी जो पीएम की जो कैबिनेट है वो, और प्लस बाकी के जो लोग बचे, बाकी के जो लोग बचे, कितने बचे, 3, 3 और ये घटा लो कितना बचा, 4, 46, 463 लोग बचे। अब ये जो 463 लोग हैं ये भी तो संसद में बैठेंगे, तो अगर ये संसद में बैठ रहे हैं तो इसका मतलब ये संसद के सदस्य हुए। अब अगर विधेयक इन 80 में से किसी के द्वारा पेश किया गया, किसी मंत्री के द्वारा, तो वो विधेयक हो जाएगा सरकारी विधेयक। नाम है बस कि सरकारी विधेयक है, तो सरकारी विधेयक का नाम जैसे ही आया तो समझ जाएंगे लोग कि हाँ ये किसी मंत्री ने पेश किया होगा। ऐसे ही अगर इन 463 में से कोई व्यक्ति विधेयक पेश करता है तो उसका नाम दे देते हैं गैर सरकारी। गैर सरकारी, गैर सरकारी का मतलब क्या है, गैर सरकारी नाम सुनते ही समझ जाना कि ये किसी मंत्री ने नहीं, किसी सदस्य ने पेश किया होगा विधेयक। ठीक है, तो दोनों समझ गए सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक क्या होता है।
नेक्स्ट देखो, कह रहा है संसद द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के आधार पे 4 वर्गों में बांटा गया विधेयक को। अब हमने तो ये तो पेश करने के आधार पे बांटा था कि कौन कौन पेश करेगा। अब जब संसद के पास पहुंच गया तो संसद अपनी प्रक्रिया चलाएगी उस पर, तो उसी प्रक्रिया के आधार पे इसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? एक तो कोई साधारण विधेयक, एक धन विधेयक, एक वित्त विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो अगर कोई भी विधेयक पेश हो रहा है तो वो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई होगा, या तो वो साधारण विधेयक होगा, या धन विधेयक होगा, या वित्त विधेयक होगा, या संविधान संशोधन विधेयक होगा। इन चारों के अलावा में से कोई नहीं हो सकता। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका कि साधारण विधेयक संबंधी क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं संसद में, वो देखते हैं। जब भी कोई विधेयक संसद को पता चल जाता है ये साधारण है, तब संसद इस पे वाचन शुरू होते हैं संसद में। तो इस विधेयक पर सर्वप्रथम 3 वाचन होते हैं। वाचन का मतलब वार्तालाप होती है, बातें होती हैं। पहले वाचन में क्या होता है? पहले वाचन में गैर सरकारी सदस्य विधेयक को पेश करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को 1 माह पूर्व सूचित करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा सदस्य है जो गैर सरकारी है, गैर सरकारी बता दिया ना मैंने कौन है, तो गैर सरकारी सदस्य अगर विधेयक पेश कर रहा है, संसद में विधेयक पेश कर रहा है, तो इसकी सूचना जो लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको 1 माह पहले, 1 माह पूर्व, 1 महीने पहले उसकी सूचना देनी पड़ेगी। तो ये गैर सरकारी सदस्य के लिए है। लेकिन अगर कोई सरकारी सदस्य विधेयक पेश कर रहा है तो उसको केवल 7 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। तो देख रहे हो, गैर सरकारी वालों के लिए 1 महीना पहले सूचना दो और सरकारी वालों के लिए 7 दिन पहले सूचना दो। ठीक है, कह रहा है जब सदस्य बहुमत से विधेयक का समर्थन कर देते हैं तो विधेयक सरकारी गजट में प्रस्तुत किया जाता है। अब सुनो मेरी बात, एक का कह रहा है लाइन, ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। अब मान लो ये लोग बैठे हैं बहुत सारे, इन्हीं में से किसी एक ने कुछ लिखा कागज पे और उसी वो बन गया विधेयक। अब विधेयक को पेश किया उसने लोकसभा में। अब लोकसभा ऐसा तो नहीं है कि सबको बता देगी कि फलाना आदमी ये लेके आया है, नहीं। लोकसभा में पहले वो पारित होगा बहुमत से कि हाँ ये बात सही है या नहीं है। अब एक बार अगर लोकसभा में बहुमत से पारित हो जाता है तो लोकसभा इसके सरकारी गजट में इसका नोटिफिकेशन निकालती है। सरकारी गजट, सरकारी गजट का मतलब होता है कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालती है लोकसभा। कब निकालेगी? जब वो बहुमत से पारित हो जाएगा विधेयक तब। तो ये पॉइंट कह रहा है। ठीक है, सरकारी गजट का मतलब होता है ऑफिशियल नोटिस निकालेगी लोकसभा, अगर वो पारित हो जाता है तो। ठीक है, अब मान लो कोई आ गया विधेयक, अब वो पारित ही नहीं हुआ लोकसभा में, उससे पहले ही उसने ऑफिशियल नोटिस निकाल दिया, तो वहां फिर वैल्यू डाउन हो जाएगी ना, अरे कि इनका तो नोटिस फेक हो जाता है कि कई बार पारित ही नहीं होता। तो इस तरीके से इसका ध्यान रखना पड़ता है। कह रहा है साधारणतः, कह रहा है इसके बाद प्रथम वाचन को पूरा मान लिया जाता है और साधारणतः किसी विधेयक का पेश होना है उसका प्रथम वाचन मान लिया जाता है। यानी कि मान लो जब कोई विधेयक लोकसभा में पेश हो रहा है तो वही उसका प्रथम वाचन है, ये कहना चाह रहा है। अब आ जाए द्वितीय वाचन पे। द्वितीय वाचन में कह रहा है कि सदन में विधेयक पेश होने के बाद, मान लो अब जैसे लोकसभा है, लोकसभा में किसी सांसद ने विधेयक दे दिया, अब पेश हो गया, उसके बाद उसकी प्रतियां सदस्यों में बांट दी जाती हैं और द्वितीय वाचन शुरू हो जाता है। अब जैसे मान लो मैंने विधेयक पेश कर दिया लोकसभा में, तो मैंने जो पेश किया है विधेयक उसकी पहले कॉपी बनाई जाएंगी, फोटो कॉपी करी जाएगी, और वो फोटो कॉपी सभी सदस्यों को, जितने भी 543 बैठे हैं, इन सबको बांट दी जाएगी। तो इन सबको फिर दिखाया जाएगा कि हाँ ये इसने किया है। ठीक है, बांट दी जाती है। प्रथम वाचन व द्वितीय वाचन के बीच सामान्यतः 2 दिन का अंतर होता है रहता है, परंतु अगर अध्यक्ष चाहे तो उसी दिन हो सकता है। तो इसमें ध्यान रखना कि 2 दिन का गैप होता है। जैसे मान लो फर्स्ट वाचन आज हो गया, अब होना है इस पर द्वितीय वाचन, तो सेकंड जब वाचन होगा
तो आज से 2 दिन बाद, यानी 2 दिन का गैप होता है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो लोकसभा अध्यक्ष चाहेगा तो उसी दिन हो जाएगा। ठीक है। क्या है, इस वाचन में विधेयकों को पेश करने वाला निम्न प्रस्तावों से में से कोई भी एक प्रस्ताव रख सकता है। कौन से वाचन में? सेकंड वाचन। अब सेकंड वाचन में मान लो, सेकंड वाचन, पहले वाचन में तो वो हो गया, फर्स्ट वाचन में विधेयक पेश हो गया, ठीक है, फर्स्ट वाचन में। अब सेकंड वाचन में आई, तो सेकंड वाचन में जिसने भी वो विधेयक पेश किया होगा उसको कुछ सीमा, कुछ छूट दी जाती है, ठीक है, कुछ स्वतंत्रता दी जाती है। कौन कौन सी? पहली ये छूट दी जाती है कि वो सदन विधेयक पर तुरंत विचार करें, विधेयक प्रवर समिति या फिर प्रवर समिति को भेज दिया जाए। देखो दोनों पॉइंट समझो। अगर मान लो मैंने लोकसभा में विधेयक पेश किया है तो मेरे पास ये अधिकार है, मैं चाहूंगा कि सदन जो है उस विधेयक पर तुरंत विचार करे। मेरा ये अधिकार है, मैं कह सकता हूँ कि नहीं नहीं, इस पर मुझे तुरंत विचार चाहिए, तो सदन उस पर तुरंत विचार करेगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो विधेयक मैंने दिया है वो किसी प्रवर समिति को भेज दिया जाए। प्रवर समिति होती है, विधेयक की जांच करती है, पूरी जांच के बाद एक रिपोर्ट देती है, रिपोर्ट में बताती है कि विधेयक सही है नहीं है। ठीक है, तो या तो मैं ये कर सकता हूँ, या फिर मैं जो वो विधेयक है, विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को भेज सकता हूँ। जैसे ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, तो लोकसभा ने भी कुछ लोगों को रख रखे एक समिति बनाई है, प्रवर समिति। इस समिति का काम क्या है? जितने भी विधेयक आते हैं उनको चेक करना कि क्या क्या है, फिर अपनी रिपोर्ट देना। ऐसे ही राज्यसभा ने भी अपनी प्रवर समिति बनाई है, इसका भी काम क्या है कि जितने भी विधेयक आते हैं उनको चेक करना, फिर बाद में अपनी रिपोर्ट देना कि हाँ भाई ये सही है नहीं है। लेकिन इन दोनों की एक संयुक्त प्रवर समिति है, ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है वो, कह रहा है कि संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाए। अगर मैं चाहूँ, ये भी चाह सकता हूँ कि या तो प्रवर समिति को भेज दो जो लोकसभा की है, या फिर संयुक्त प्रवर समिति को भेज दो। कह रहा है जनमत के लिए विधेयक को पारित किया जाए, यानी कि अब मुझे लग रहा है कि संसद में मेरे पक्ष में कोई नहीं है, संसद में मेरे पक्ष में नहीं है कोई, तो जो विधेयक मैंने पेश किया उस पर कोई वोट भी नहीं डालेगा, तो मैं चाह रहा हूँ उसको जनमत के लिए, जनमत के लिए प्रसारित किया जाए। जनमत का मतलब जनता से निर्णय मांगा जाए कि ये विधेयक इस आदमी ने पेश किया, आप बताओ तुम सही है नहीं है, तो उस पर जनता वोट डाले। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 राइट होते हैं, 4 अधिकार होते हैं। जब भी जब लोकसभा में विधेयक पेश होता है तो फर्स्ट वाचन के बाद सेकंड वाचन शुरू होता है, तब बात ध्यान रहेगी। ठीक, आगे देखो। कह रहा है सामान्यतः सरकारी विधेयक या वाद रहित विधेयकों को द्वितीय वाचन के लिए रख दिया जाता है, शेष विधेयकों को प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाता है। जैसे मान लो सरकारी विधेयक, अब तो समझ में आ गया ना सरकारी विधेयक क्या है। सरकारी विधेयक का मतलब है ऐसा विधेयक जो किसी मंत्री द्वारा पेश होता है। अगर कोई सरकारी विधेयक है या फिर ऐसा विधेयक है वाद रहित, उसमें कोई वाद विवाद ही नहीं है, तो उस विधेयक को सेकंड वाचन के लिए रख लिया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा विधेयक है जिनमें लड़ाई झगड़े की संभावना, वाद सहित विधेयक है, या फिर सरकारी विधेयक नहीं है, गैर सरकारी विधेयक है, तो वो भेज दिया जाता है फिर प्रवर समिति को कि ले हुई प्रवर समिति, आप लोग इसकी जांच करो और हमें बताओ ये विधेयक कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट कहना चाह रहा है। कह रहा है द्वितीय वचन में विधेयकों के मूल सिद्धांत के संबंध में ही विचार विमर्श किया जाता है, यानी कि विधेयक के बारे में बात होती है कि ये क्यों जरूरत पड़ी इसकी, इसकी लाभ हानि क्या क्या है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या सुधार होगा, इन सब चीज़ों पर मूल सिद्धांत जो होते हैं उसके। हाँ जी, लास्ट पॉइंट देखिए। अगर विधेयक को एक प्रवर समिति के पास भेजा जाता है तो उस सदन द्वारा एक तदर्थ समिति नियुक्त की जाती है, इसमें विधेयक को प्रस्तुत करने वाला भी शामिल होता है। यह अपनी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर या सदन द्वारा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करता है। अब जैसे मान लो कोई विधेयक है, अगर वो मैंने प्रवर समिति को भेज दिया, किसको भेज दिया? प्रवर समिति को अगर मैंने भेज दिया तो फिर क्या होगा बाद में कि वो जो सदन है, जिस सदन का वो मेंबर है, उसमें एक तदर्थ समिति एडहॉक कमेटी बिठाई जाएगी, और उस एडहॉक कमेटी में
एक व्यक्ति ये वो भी शामिल होगा जिसने विधेयक पेश किया है, क्योंकि उसी को ज़्यादा नॉलेज है, तो वही बता सकता है कि विधेयक में क्या क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं। तो इसीलिए एक प्रवर समिति के अलावा एक तदर्थ समिति भी होती है। इसमें विधेयक को प्रस्तुत करने वाला भी शामिल होता है, और इस तदर्थ समिति को अपनी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर सदन को देनी होती है, 3 महीने के अंदर। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी, कैसी लगी कमेंट में बता देना। बाकी ये प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, ये हिंदी की है, ये क्वालिटी वाली प्लेलिस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पे पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, या तो ये सर्च कर लेना, या इस क्यूआर को स्कैन कर लेना, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से चले जाना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।